हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूएक्सआईएस। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने अभी तक जुडिशियल सिस्टम को सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के बारे में लास्ट लेक्चर में समझा था। आज हम उसी से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को समझने जा रहे हैं, जिसका नाम है एडीआर मैकेनिज्म। जी हाँ, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेड्रेसल मैकेनिज्म। इसका मतलब क्या होता है? जैसा कि आपने बहुत बार सुना होगा कि हमारी जुडिशरी में बहुत सारे केसेस पेंडिंग रहते हैं, सालों साल तक केस चलते रहते हैं, और उसके उसके हियरिंग्स में ही बहुत टाइम लग जाते हैं, जजमेंट आने में तो बहुत सालों लग जाते हैं। तो एक मैकेनिज्म बनाया गया था कि हम विदाउट ट्रायल हम किसी भी मैटर को रिजॉल्व करा सकें, किसी भी डिस्प्यूट को रिजॉल्व करा सकें। उसी को एडीआर मैकेनिज्म के नाम से जाना जाता है। इन शॉर्ट कहें, डिस्प्यूट विदाउट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन विदाउट ट्रायल इज कॉल्ड द एडीआर मैकेनिज्म। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन विदाउट ट्रायल इज कॉल्ड एडीआर मैकेनिज्म। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में समझते हैं कि ये एडीआर होता क्या है, इसमें टाइप्स क्या क्या होते हैं, आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन, मीडिएशन एटसेट्रा, एंड फिर ग्राम न्यायालय क्या है, और भी बहुत सारी इससे जुड़े फास्ट ट्रैक कोर्ट्स, मतलब अदर चीजों को इससे रिलेटेड, यानी कि जुडिशियल सिस्टम से रिलेटेड बहुत सारी कंसेप्ट हैं, उनको समझने की कोशिश करेंगे। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द सेक्शन 89 ऑफ द सेक्शन 89 सब क्लॉज 1 ऑफ द एडीआर मैकेनिज्म, दैट इज सीपीसी, जो पहले चलता था सिविल प्रोसीजर कोड। उसके तहत ये प्रोवाइड किया गया था ना ऑप्शन फॉर द सेटलमेंट आउटसाइड द कोर्ट। ये अब नहीं है, बीएनएस वगैरह अब लग गई है। पहले सीपीसी के तहत इसको लाया गया था, लाइक सेक्शन 89 क्लॉज 1, सीपीसी प्रोवाइड्स एन ऑप्शन फॉर द सेटलमेंट ऑफ द एनी डिस्प्यूट आउटसाइड द कोर्ट, है ना। ये था। नाउ एडीआर प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू सॉल्व द मैटर। किस टाइप के, लाइक आपको तीन चार चीजों, मतलब इसके थर्ड पार्टी मीडिएशन करवाया जाता है, जिसमें मीडिएशन मीडिएशन कंसिलिएशन, अभी मैं सब इसको डिटेल में बताऊंगा, आर्बिट्रेशन, आर्बिट्रेशन, इस तरह की चीजें इसमें रिजॉल्व कराई जाती हैं। ठीक है, अब चलो इसको डिटेल में समझते हैं। एडीआर के लिए, एडीआर, इसको मतलब हम अगर कहें तो लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 में एक एक्ट आया था, उसके थ्रू ये सारी चीजें कवर कराई जाती हैं। ठीक है, लीगल सर्विस अथॉरिटी अथॉरिटीज एक्ट ऑफ 1987। ठीक है, अब इसके टाइप्स की अगर मैं बात करूं तो टाइप समझते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, यहाँ पे बहुत सारी चीजें कंफ्यूजन क्रिएट करती हैं। ठीक है, पहला आर्बिट्रेशन समझते हैं। आर्बिट आर्बिट्रेशन, व्हाट इज आर्बिट्रेशन, जिसको हम हिंदी में मध्यस्थता कहते हैं, है ना, मध्यस्थता। ठीक है, आर्बिट्रेशन। नाउ व्हाट इज आर्बिट्रेशन? सो बेसिकली एनी डिस्प्यूट which is submitted to an arbitral tribunal which makes a decision, that is the award, on the dispute that is mostly binding on parties, that is called the arbitration. और ये याद रखना that there is no right to appeal on an arbitration decision, like arbitration करने के बाद अगर आपको इसका कोई डिसीजन मिल गया और आपने एग्री कर लिया, देन आपके पास ये राइट नहीं होता कि आप उसके पास आप अपील कर सकें। ठीक है, ये यहाँ पे आपको समझने की जरूरत होगी। फिर बात करते हैं कंसिलिएशन। कंसिलिएशन, ठीक है, कंसिलिएशन, कंसिलिएशन मीन्स क्या होता है, जैसे जिसको कहते हैं हिंदी में सुलह, सुलह करार। ठीक है, इट इज अ नॉन बाइंडिंग प्रोसीजर। हेयर इम्पार्शियल थर्ड पार्टी, जिसको कंसिलिएटर कहते हैं, वो असिस्ट करता है टू बोथ द पार्टीज टू रीचिंग अ म्यूचुअली सेटिस्फाइड सेटलमेंट में, वो काम करेगा। एंड देन इट इज अ, मतलब ये है तो एक तरीके की मध्यस्थता करना ही, लेकिन इट इज अ लेस फॉर्मल फॉर्म ऑफ द आर्बिट्रेशन। थोड़ा सा थिन इसमें कह सकते हैं कि एक डिफरेंस है, अदरवाइज आर्बिट्रेशन जैसा ही ये भी होता है। नाउ इसमें पार्टीज आर फ्री टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट द रिकमेंडेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है कि दोनों पार्टीज जो है वो आइदर वो एक्सेप्ट करें या फिर उसको रिजेक्ट कर सकते हैं, किसको, उसके अवार्ड को। ठीक है, बट वंस दे एक्सेप्टेड, याद रखना, वंस दे एक्सेप्टेड इट shall बी फाइनल एंड बाइंडिंग, यानी कि बोथ द पार्टीज शुड हैव टू फॉलो, दे हैव टू फॉलो
द डिसीजन ऑफ द कंसिलिएशन। ठीक है। नाउ तीसरा आता है मीडिएशन। मीडिएशन, ठीक है। और एक होता है नेगोशिएशन। नेगोशिएशन, मीडिएशन की बात करें तो इसमें भी वही जो कंसिलिएटर की तरह एक मीडिएटर काम करता है, यानी कि इम्पार्शियल एक थर्ड पर्सन आता है। वो हेल्प करता है टू पार्टीज टू रीच अ म्यूचुअली एक्सेप्टेबल रेजोल्यूशन की तरफ। और फिर मीडिएटर का जो काम होता है, मीडिएटर डज नॉट डिसाइड द डिस्प्यूट इटसेल्फ, लाइक वो खुद नहीं डिसाइड करता, वो सिर्फ हेल्प करता है टू पार्टीज कम्युनिकेट विद ईच अदर एंड सेटल द डिस्प्यूट देमसेल्फ, आपस में ही सेटल कर। ठीक है। ऑन द अदर हैंड नेगोशिएशन की बात करें तो नेगोशिएशन इज बेसिकली डिस्कशन बिटवीन द पार्टीज, जो भी दो डिस्प्यूटेड पार्टीज हैं, इनिशिएट करवाता है वो विदाउट इंटरैक्शन ऑफ एनी थर्ड पार्टी विथ द ऑब्जेक्ट ऑफ अचीविंग और अराइविंग एट अ नेगोशिएबल सेटलमेंट। देखो, है ओवरऑल अगर आप देखोगे तो चारों चीजों में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। अल्टीमेटली इसका जो पॉइंट है वो वही है कि आप कोर्ट के बाहर सेटलमेंट कर लो, जिसका ओवरऑल नाम जिसको ओवरऑल हम क्या कहते हैं, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म। ठीक है। और सबसे ज्यादा अगर कोई भी टूल इसमें यूज किया जाता है तो वो नेगोशिएशन यूज किया जाता है, लाइक मोस्ट कॉमन एडीआर टूल इज नेगोशिएशन एंड इट अकर्स इन मोस्टली केसेस ऑफ द बिजनेस, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के मैटर में, लीगल प्रोसीडिंग्स है ना, मैरिज, डाइवोर्स, ये सारी चीजों में ज्यादातर नेगोशिएशन पे से बात बन जाती है। अब हम समझेंगे कि व्हाट आर द एडवांटेज, अब ये सारी चीजें हैं, अब इससे हमको मिलता क्या है, एडवांटेज ऑफ एडीआर मैकेनिज्म। ठीक है। एडीआर मैकेनिज्म का एडवांटेज क्या है? सीधी सी बात है, आप कोर्ट का बर्डन कम करने के लिए इस मैकेनिज्म को लेकर के आए हैं। तो सीधी सी बात है, जब आप कोर्ट में नहीं जाएंगे तो कोर्ट के केसेस पेंडिंग जो ऑलरेडी हैं और नहीं बढ़ेंगे, उसमें थोड़ी सी कमी आएगी, गिरावट आएगी। सो इट विल डिक्रीज द बर्डन फ्रॉम द कोर्ट्स। ठीक है, बिकॉज वो आउटसाइड सेटलमेंट कराने की सिफारिश करता है। दूसरा, इट मेंटेन्स द कॉन्फिडेंशियलिटी। ठीक है, कॉन्फिडेंशियलिटी। ये सबसे इंपॉर्टेंट एडवांटेज में से एक चीज ये है, इज मोर वायबल इकोनॉमिक इकोनॉमिकली एफिशिएंट है, एफिशिएंट है एज कंपेयर टू द कोर्ट, क्योंकि वहां पे वकीलों को पैसा देना पड़ता है खूब सारा। ठीक है। दिस यहाँ पे जो मतलब जो एडीआर मैकेनिज्म है, इट प्रोवाइड्स द प्रोसीजरल फ्लेक्सिबिलिटी, क्योंकि वहां पे आपको एक तारीख मिलती है कोर्ट्स में और वहां पे आपको उसके अकॉर्डिंग चलना, तो यहाँ पे आपको उसकी प्रोसीजरल फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। ठीक है, which saves your time and ultimately offers a greater control over the outcomes of yours. So these are the some of the advantage we have to remember in the ADR mechanism. ठीक है। नाउ अब एक बात आपको समझनी होगी कि एडीआर मैकेनिज्म जब इंडिया में आया तो अभी मैंने बताया कि लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 के थ्रू ये, इसमें इसके बाद एक आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 भी आता है। इसमें ये सारी चीजें जब हम देखते हैं तो उसमें हमें ये समझना होता है कि जो प्रोसीजर होती हैं ये एक तरीके से प्ली बार्गेनिंग करने का भी एक रास्ता तैयार करती हैं। अब क्या होता है प्ली बार्गेनिंग, लाइक वही कि आप बाहर ही आप जो आपकी अदर पार्टी है उससे आप बार्गेन करके कुछ समझौता कर लो, है ना। नाउ लोक अदालत facilitates the negotiation in the presence of the judicial officer wherein the cases are dispensed without undue emphasis on the legal technicalities। हमको ये समझना है। लोक अदालत के बारे में मैं अभी जस्ट बताऊंगा कि व्हाट इज लोक अदालत, जिसको पीपल्स कोर्ट बोलते हैं, है ना। चलो इसी से स्टार्ट कर देते हैं कि लोक अदालत क्या होता है, पहले आप वो समझो। देखो, लोक अदालत, आपने ये वर्ड जरूर सुना होगा, लोक अदालत। इसका मतलब होता है पीपल्स कोर्ट। इट इज बेस्ड ऑन द गांधीयन प्रिंसिपल, क्योंकि गांधी जी का सिद्धांत था लोक अदालत के बेस। ठीक है ना। इसका जो अगर मैं इसकी बैकबोन की बात करूं तो ये किस प्रिंसिपल पे चलता है, तो वो है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। ठीक है। द लोक अदालत इज बेस्ड ऑन द गांधीयन प्रिंसिपल विच रिलाई इटसेल्फ ऑन द नेचुरल जस्टिस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ द नेचुरल जस्टिस। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि लोक अदालत इज एन ओल्ड फॉर्म, सुप्रीम कोर्ट का ये ऑब्जर्वेशन था कि लोक अदालत इज एन
old form of adjudicating system which prevalent in the ancient time itself. जैसा कि हम सब जानते हैं हिस्ट्री में भी इस तरीके की अदालत होती थी, and its validity has not been taken away even in the modern day itself. Like आप जो ancient time से चल रहा है उसको आप आज की डेट में कैसे खत्म कर सकते हो, वो भी वो जो आपको एक तरीके से कोर्ट की बर्डन को कम करने में हेल्प, इट इज अ पार्ट ऑफ, इट इज ऑल्सो अ कंपोनेंट ऑफ द एडीआर मैकेनिज्म, ये भी हमको याद रखना होगा। हाँ, इससे एक चीज हमें जो याद रखना है, फैक्चुअल चीजें कभी कभी हो सकता है आपको पता होना चाहिए, एज अ जीके भी आपको पता होना चाहिए। लाइक जो फर्स्ट लोक अदालत थी, ये कहाँ पे हुई थी, तो ये 1982 गुजरात में की गई थी। ठीक है, नाउ क्योंकि ये लोक अदालत एक एक्ट से बन रहा है, इसीलिए हमें ये समझना होगा कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ये एक स्टैट्यूटरी स्टेटस प्राप्त एक बॉडी है। ठीक है, और किससे इसको प्राप्त मतलब जो स्टेटस मिल रहा है वो कौन है, लीगल सर्विस अथॉरिटी 1987। ठीक है, नाउ इसके ज्यूरिसडिक्शन की बात करें कि व्हाट इज द ज्यूरिसडिक्शन, ज्यूरिसडिक्शन jurisdiction of the lok adalat. So of course, see, any case which is pending before the court, any matter falling within the jurisdiction of any court and is not brought before such court. अब इसका मतलब क्या है, देखो कोई भी कोर्ट में पेंडिंग, जब किसी भी कोर्ट में पेंडिंग होने से पहले, मतलब कि कोर्ट में ना जाए वो मैटर, उससे पहले एनी केस विच इज पेंडिंग बिफोर कोर्ट, एनी मैटर फॉलिंग विद इन द ज्यूरिसडिक्शन, उसके ज्यूरिसडिक्शन में आना चाहिए, एंड इटसेल्फ नॉट ब्रॉट बिफोर सच कोर्ट इज फॉल अंडर द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द लोक अदालत। ठीक है, नाउ पावर क्या क्या मिली हुई है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हमें ध्यान रखना है कि व्हाट आर द पावर, व्हाट इज द पावर, या व्हाट आर द पावर्स ऑफ द लोक अदालत। सो बेसिकली सिविल कोर्ट को जो एक पावर मिली होती है ना, सेम पावर सिविल कोर्ट, सेम एज सेम एज सिविल कोर्ट, जो एक सिविल कोर्ट की पावर होती है, सेम लोक अदालत की भी पावर वही होती है, और इसकी जो डिसीजंस होते हैं वो भी बाइंडिंग होते हैं। ठीक है ना, डिसीजंस बाइंडिंग डिसीजंस होते हैं, ये भी हमको याद रखना है। फिर कोई भी प्रोविजन अपील के लिए अगर पार्टीज जाती है, नो प्रोविजंस, मतलब वहां पे एक देखो इसमें एक लाइन जोड़ी गई है कि कोई भी तरीके का प्रोविजन यहाँ पे नहीं है तो अपील इफ पार्टीज आर डिससेटिस्फाइड विद द वर्डिक्ट। क्योंकि अगर आप अगर आप इसके भी फैसले को अगर चैलेंज करने जाओगे तो फिर एडीआर का, तो एडीआर मैकेनिज्म का पर्पस ही खत्म हो जाएगा। एडीआर मैकेनिज्म का पर्पस क्या था कि कोर्ट की केसेस पेंडेंसी जो है उसके बर्डन को कम करना। अगर आप यहाँ के भी फाइनल डिसीजन को आप अपील करते हैं कोर्ट में, देन फिर ये हो जाएगा कि आपने पूरा ये जो उसका पर्पस है वही खत्म कर। इसीलिए देयर इज नो प्रोविजन फॉर एन अपील इफ द पार्टीज आर डिससेटिस्फाइड विद द वर्डिक्ट ऑफ द लोक अदालत, ये याद रखना। एंड इट हैज द अथॉरिटी टू डिफाइन इट्स ओन मेथड एंड रिजॉल्विंग द डिस्प्यूट, यानी कि लोक अदालत के पास ये पावर्स दिए गए हैं कि वो अपनी अथॉरिटी को खुद डिफाइन करे, उसके मेथड्स को डिफाइन करे एंड रिजॉल्व करे तो डिस्प्यूट। ठीक है, तो ये याद रखना कि इसके कंपोजिशन की बात करें कि व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ द लोक अदालत। कंपोजिशन के लिए अगर मैं बात करूं तो नंबर ऑफ द सर्विंग और रिटायर्ड जुडिशियल ऑफिशियल जो होते हैं, और अदर पर्सन, यानी कि जो रिटायर्ड भी कह सकते हैं, जिसको रिटायर्ड भी हो, है ना, सर्विंग भी हो सकते हैं जुडिशियल ऑफिशियल, और अदर पर्सन ऑफ एन एरिया में बी स्पेसिफाइड बाय द एजेंसी ऑर्गेनाइजिंग सच लोकल। जब भी लोक अदालत करती है तो वो स्पेसिफाइड करती है, तो उस हिसाब से वो पर्सन वहां पे आके सेट कर सकते हैं। एंड ऑल्सो द नंबर ऑफ द सर्विंग एंड द रिटायर्ड जुडिशियल ऑफिशियल्स, तो वो होते हैं। Usually it is chaired by the judicial official member, that is the advocate or a social worker, something kind of that. So these are the compositions which we have to remember for the लोक अदालत। Now अब इसके बेनिफिट्स के बारे में समझ लेते हैं कि what is the benefits और of course the advantage जिसको कह सकते हैं। तो एडवांटेज ऑफ द लोक अदालत, ठीक है, पहला वही, अब जो उसमें लिखा था लगभग लगभग सेम चीज है। लाइक प्रोसीजरल फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है ना, प्रोसीजरल फ्लेक्सिबिलिटी, स्पीडी ट्रायल हो जाता है एज कंपेयर टू द कोर्ट, स्पीडी ट्रायल। और यहाँ पे याद रखना कोई भी कोर्ट फीस नहीं होती, नो कोर्ट फी। ठीक है, एंड पार्टीज, जो भी एग्रीव्ड पार्टीज होती है दोनों, कैन डायरेक्टली इंटरैक्ट विद जजेस। ठीक है, और एक और इंपॉर्टेंट बात याद रखना है कि इसके भी मैंने अभी बताया था
कि इसका डिसीजन, इसका अवार्ड बाइंडिंग है बोथ द पार्टीज और ये अपील नहीं कर सकते। दे रिड्यूस बिकॉज इट रिड्यूसेस द बर्डन फ्रॉम द रेगुलर कोर्ट। एंड यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट हमको याद रखना है कि यहाँ पे किसी भी प्रकार के लॉयर की जरूरत नहीं होती है ना। सो लॉयर की जरूरत यहाँ पे नहीं होती है। लेकिन ये सारी चीजें तो हमने समझ लिया कि एडीआर मतलब लोक अदालत का एक ये बेनिफिट हो गया या फिर एडवांटेज हो गया। लेकिन हमको ये समझना होगा कि कुछ ना कुछ तो इसमें भी लूप होल्स हैं, कुछ इश्यूज इससे भी रिलेटेड है। लाइक इश्यूज की अगर मैं बात करूं, व्हाट आर द इश्यूज एसोसिएटेड विद द लोक अदालत? सो वी हैव टू रिमेंबर दैट रैपिड स्पीड, जब रैपिड स्पीड यानी कि विदाउट सफिशिएंट टाइम गिवन टू द बोथ पार्टीज एंड हियरिंग, क्योंकि कोर्ट में एक लंबा टाइम होता है, बराबर दोनों पार्टीज को सुना जाता है एक तरीके से। एक ठीक है वो लेट होता है लेकिन थोड़ा सा उसमें टाइम देकर के दोनों पार्टीज को आराम से सुना जाता है। इसमें रैपिड स्पीड के चक्कर में क्या होता है कि कभी कभी कंसेप्ट ऑफ द जस्टिस ही इरोड हो जाता है। लाइक मान लो अगर कभी मिसप्लेस हो गया, सॉरी, मिस यूज हो गया या मिसप्लेस हो ऑफ द जजमेंट हो गया जल्दबाजी में, और उसके बाद हमें पता है कि आप इसका वो भी नहीं कर सकते, क्या बोलते हैं, अपील भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि जो कंसेप्ट ऑफ जस्टिस है वही इरोड हो जाएगा। इसलिए देयर इज अ चांस ऑफ द इरोड ऑफ द कंसेप्ट ऑफ जस्टिस जस्ट बिकॉज ऑफ द रैपिड और स्पीडी ट्रायल विद द लोक अदालत। तो ये एक इसका कंसर्न है, इसका इशू है, वी हैव टू रिमेंबर दिस। नाउ द कॉम्प्रोमाइजेस जो कि इसमें होता है, दे आर फ्रिक्वेंटली फोर्स्ड ऑन टू बोथ पार्टीज, क्योंकि दे हैव नो चॉइस ओनली टू एक्सेप्ट इट, क्योंकि जब वो वहां पे आए हैं तो उनको एक्सेप्ट करना होगा। तो यहाँ पे भी बहुत सारे बहुत बहुत टाइम पे ज्यादातर इन पे कॉम्प्रोमाइज करने की सिचुएशन आ जाती है। सो बोथ पार्टीज हैव टू कॉम्प्रोमाइज, ठीक है ना। ये भी इसका है। फिर litigants जो होते हैं they usually confronted against the entities with vast pockets, for example the electricity board, है ना, एंड बैंक, इस तरीके की चीजों के मैटर्स यहाँ पे आते हैं। और ये सारे कंसर्न जो हैं ये एक सवालिया निशान खड़ा करते हैं कि एडीआर मैकेनिज्म तो बनाया गया लेकिन इसमें भी आपने बहुत सारे लूप होल्स दिए हैं जहां पर कि आपको ये इश्यूज को भी ध्यान में रख करके इसको भी सॉल्व करना होगा। नाउ लोक अदालत भी, इसके भी टाइप्स होते हैं, लाइक 3 टाइप्स। अगर मैं टाइप्स की बात करूं तो टाइप्स की अगर मैं बात करूं कि लोक अदालत कितने टाइप की होती है, तो पहला नेशनल नेशनल लोक अदालत, दूसरा परमानेंट परमानेंट लोक अदालत, एंड तीसरा मोबाइल अदालत लोक अदालत, मोबाइल लोक अदालत। देखो नेशनल लोक अदालत जो होती हैं ये रेगुलर इंटरवल में हेल्ड की जाती हैं, ठीक है, और ये अक्रॉस इंडिया इन सिंगल डे की जाती है, पूरे मतलब पूरे ऑल ओवर इंडिया में एक ही दिन ये की जाती है, सिंगल डे में ये नेशनल लोक अदालत लगाई जाती है। दूसरा जो होता है वो परमानेंट लोक अदालत होती है। परमानेंट लोक अदालत जो होती है ये ये जो अभी हमने सुना एलएसए 1987 का जो एक्ट था, लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट ऑफ 1987, इसमें अमेंड करके परमानेंट लोक अदालत को 2002 में ऐड किया गया था। शुरू से ये नहीं था। तो 2002 में लीगल सर्विस अथॉरिटी 1987 को अमेंड करके परमानेंट लोक अदालत का कंसेप्ट इसमें ऐड किया गया। और इसको चेयर कौन करता है, ये याद रखना कि इसको चेयर करता है डिस्ट्रिक्ट जज, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट जज इसको चेयर करते हैं, या फिर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज जो होते हैं वो इसको चेयर कर सकते हैं। और इसका जजमेंट जो है वो भी फाइनल, ऑफ कोर्स फाइनल और बाइंडिंग होता है। और एक होता है मोबाइल लोक अदालत। अब मोबाइल लोक अदालत क्या है, जिससे इसके नाम से ही आप समझ में आ रहे हो तो कि चलता फिरता है। लाइक इट इज ऑर्गेनाइज्ड इन द वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड मूव्स फ्रॉम वन एरिया टू अनदर एरिया जस्ट टू रिजॉल्व द मैटर, दैट इज कॉल्ड द मोबाइल लोक अदालत। आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। बात करते हैं ग्राम न्यायालय की। ये भी एक कंसेप्ट आपने सुना होगा, ग्राम न्यायालय, ठीक है, व्हाट इज ग्राम न्यायालय। तो आपको ये समझना होगा कि ये इस्टेब्लिश किया गया था ग्राम न्यायालय एक्ट ऑफ 2008 के थ्रू, ठीक है। अंडर द ग्राम न्यायालय एक्ट ऑफ 2008 इट वाज एस्टैब्लिश्ड, दैट इज द ग्राम न्यायालय, एवरी पंचायत में इंटरमीडिएट लेवल में आपको ये ग्राम न्यायालय एस्टैब्लिश करना होगा।
इसमें इसका भी पर्पस यही है कि फॉर द स्पीडी एंड इजी एक्सेस टू द जस्टिस सिस्टम इन द रूरल इंडिया, की जो ग्रास रूट लेवल पे रूरल इंडिया में आपको एक न्याय का सिस्टम जो आपको पहुंचाना होगा, जो जस्टिस पहुंचाना होगा, इसके लिए ये ग्राम न्यायालय का कंसेप्ट लेकर के सरकार आई थी। नाउ इसको इन्फोर्स किया गया था 2 अक्टूबर गांधी जयंती 2009 से। ठीक है, इसकी ज्यूरिसडिक्शन की बात करना है। देखो, ज्यूरिसडिक्शन की अगर मैं बात करूं, ग्राम न्यायालय की ज्यूरिसडिक्शन, jurisdiction is basically over an area specified by the state government in the consultation of the high court. इसका jurisdiction कौन डिसाइड करेगा? हाई कोर्ट जो होगी पर्टिकुलर स्टेट की, उसके कंसल्टेशन से स्टेट गवर्नमेंट ज्यूरिसडिक्शन इसका डिस्क्राइब करती है। और इट कैन फंक्शन एज द मोबाइल कोर्ट, जैसे कि मोबाइल, अभी मैंने बताया ना मोबाइल लोक अदालत, सेम उसी टाइप से मोबाइल कोर्ट की तरह ये ग्राम न्यायालय भी काम कर सकती है। एक चीज हमको याद रखना है कि ये दोनों तरह के केसेस को सुनता है, यानी कि सिविल और क्रिमिनल। ठीक है, दिस ग्राम न्यायालय हैज द पावर टू लिसन बोथ द सिविल एंड द क्रिमिनल jurisdiction ओवर द ऑफेंसेस विच प्लेस इन देयर jurisdiction। ठीक है, अब ये याद रखना है कि जो न्यायाधिकारी होते हैं, इसमें एक न्यायाधिकारी का कॉन्सेप्ट होता है, न्यायाधिकारी। ठीक है, न्यायाधिकारी जो होता है वो कौन होता है? देखो, ये बेसिकली अपॉइंट किया जाता है बाय द स्टेट गवर्नमेंट विद द कंसल्टेशन ऑफ द हाई कोर्ट। सेम चीज जो कि उसकी पावर डिफाइन करेगा, वैसे ही न्यायाधिकारी को भी अपॉइंट किया जाएगा। एंड ग्राम न्यायालय शैल बी गाइडेड बाय द नेचुरल जस्टिस। सब कुछ ओवरऑल जो भी मैं बता रहा हूँ, ये सब एडीआर का पार्ट है। इट इज ऑल्सो वर्क्स अंडर द प्रिंसिपल ऑफ द नेचुरल जस्टिस। ग्राम न्यायालय को जो है, इसके रूल्स, इसके रेगुलेशंस फर्स्ट डिसाइड किए जाएंगे बाय द हाई कोर्ट। एंड एक चीज हमको याद रखना है कि जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स है ना, उसमें अपील की जा सकती है विद द कोर्ट ऑफ सेशन विच मस्ट बी हियर एंड डिसाइड केस अंडर 6 मंथ ऑफ द फाइलिंग। क्योंकि उसके केस में तो आप अपील करेंगे ना, क्रिमिनल केसेस में, सिविल में नहीं कर सकते। पर्सन विच इज चार्ज विद कमिटिंग क्राइम्स कैन अप्लाई द प्ली बार्गेनिंग। प्ली बार्गेनिंग का मैंने बताया कि प्ली बार्गेनिंग क्या होती है, प्ली बार्गेनिंग। ठीक है, ये याद रखना। अब इसके एडवांटेज की तरफ चलते हैं। नाउ व्हाट इज द एडवांटेज? ऑफ कोर्स वही सारी चीजें यहां भी आप अप्लाई कर सकते हो। व्हाट आर द एडवांटेज? ऑफ कोर्स इट इज अ पार्ट ऑफ द जुडिशियल रिफॉर्म्स to decrease the backlogs or the case dependency on the regular courts, and also it is expected to reduce the pending cases in the subordinate case जो वो जो district level पे चल रहे हैं। And it ensures for the securing the justice to any citizens without discrimination, and of course its aim is to provide the justice system to the rural India or the grassroots level। और ऑफ कोर्स आपका टाइम तो ये सेव करता ही है। सो इस तरीके से हमें ग्राम न्यायालय के बारे में भी समझा। अब एक तरीके से ये समझना होगा कि पूरा ये जो ओवरऑल कंसेप्ट है एडीआर मैकेनिज्म का, ये हम अगर एक लाइन में कहा जाए तो ये उसी रेगुलर कोर्ट के बर्डन को कम करने के लिए बनाया गया है, और थोड़ा ईज प्रोवाइड करने को के लिए बनाया गया है, जहां पे एक व्यक्ति को, एक आम नागरिक को थोड़ा सा इजी और एक तरीके से कह सकते हैं इजी जो एक्सेस होती है ना जस्टिस, वो मिल सके। ठीक है।